तो आइए बिना किसी देरी के साथ नई कहानी शुरू करते हैं, जो है शर्लक होम्स की द एडवेंचर ऑफ द साइन ऑफ फोर। नए सुनने वाले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने सुनने वाले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट कीजिए। टाल्टो मेरे पापा के पक्के दोस्त थे, मेजर शाह, वो बोली। उनके लेटरों में मेजर का जिक्र भरा रहता था। वो और पापा अंडमान द्वीपों में सेना की कमान पर थे, इसलिए उन्हें काफी वक्त साथ में गुजारना होता था। अरे हाँ, पापा की मेज से एक अजीब सा कागज मिला था, जिसे कोई भी नहीं समझ पाया। मैं नहीं सोचती कि उसका थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंस है, पर मैंने सोचा शायद आप इसे देखना चाहेंगे, इसलिए मैं अपने साथ ले आई। ये रहा। होम्स ने बड़े ध्यान से कागज खोला और घुटने पर रखकर उसको सीधा करना चाहा। फिर उसने बड़े कायदे से एक दोहरे लेंस से उसका निरीक्षण किया। ये देसी भारतीय कागज है, उसने टिप्पणी की। कुछ वक्त तक ये किसी कीबोर्ड पर पिन की मदद से लटका रहा है। इस पर बना चित्र लगता है कि किसी बड़ी इमारत की योजना है, जिसमें बहुत सारे हॉल, बरामदे और रास्ते हैं। एक जगह पर लाल रंग का क्रॉस बना हुआ है और उसके ऊपर धुंधली पेंसिल से लिखा गया है बाय से 3.37। बाएं हाथ के कोने में एक लाइन और एक दूसरे को छूते 4 क्रॉस बने हैं। उसके पास बहुत गंदी लिखावट में लिखा है, 1 4 का चिन्ह जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान और दोस्त अकबर। पर जाहिर है कि यह बड़ा ज़रूरी कागज़ है। ये एक पॉकेट बुक में बड़े ध्यान से रखा गया है, क्योंकि ये दोनों तरफ से बिल्कुल साफ है। हमको उसकी पॉकेट बुक में ही यह मिला। फिर इसको संभाल कर रखो मिस मास्टन, क्योंकि ये हमारे काम का साबित हो सकता है। मुझे शक होने लगा है कि मामला उससे कहीं ज़्यादा गहरा और पेचीदा है, जितना कि हमने पहले समझा था। मुझे अपने विचारों पर फिर से सोचना होगा। वो कैब में पसर गया। उसकी थनी हुई भौहें और खाली आंखें देखकर मैं समझ गया कि वो गहरी सोच में डूबा है। मिस मार्टन और मैं धीमे धीमे आज के हालातों और शाम की मुलाकात के नतीजों का अंदाज़ा लगाते रहे, पर हमारा दोस्त अपनी में एक चुप्पी बनाए रहा जब तक हमारी यात्रा खत्म नहीं हो गई। सितंबर की शाम थी और अभी 7 भी नहीं बजे थे, पर दिन काफी बेजान सा था और उस बड़े शहर में घना बसने वाला कोहरा छाया हुआ था। सड़क पर जलते लैंप की छितरी रोशनी फिसलकर भरे सड़क के किनारे पर एक कमजोर गोले के रूप में बिखर रही थी। दुकानों की खिड़कियों से बहती पीली चमक धुएंधार माहौल में मिल गई थी और भीड़ भाड़ वाली उस जगह पर धुंधली कमकपाती सी रोशनी फेंक रही थी। मेरे ख्याल से रोशनी की इन संकरी रेखाओं पर मंडराता कभी ना खत्म होने वाला चेहरों का जुलूस बड़ा खौफनाक और भूतहा जान पड़ता था। उदास चेहरे और खुश चेहरे, थके हुए जिंदा दिल चेहरे, सारी आदमजात की तरह ये उदासी से रोशनी में आते और फिर से उदासी में चले जाते। मेरे मन में जल्द ही किसी बात की छाप नहीं पड़ती, पर वो सुस्त भारी शाम और ऊपर से उस अजीब केस जिसमें हम बिजी थे, सब मिलजुल कर मुझे उदास और घबराया हुआ बना रहे थे। मिस मास्टन के हाव भाव से मैं देख पा रहा था कि वो भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। सिर्फ होम्स ही इन छोटी मोटी बातों के ऊपर उठ सकता था। उसने अपने घुटनों पर एक खुली हुई नोटबुक रखी हुई थी और वक्त वक्त पर वो अपने जेब की लालटेन की रोशनी में कुछ संख्याएं और कुछ बातें दर्ज करता जाता था। लाइसियम थिएटर में भीड़ काफी घनी थी। आगे की तरफ गाड़ियां और 4 पहिए वाले वाहन लड़खड़ाते हुए चल रहे थे और अपने सफेद शर्ट पुरुष और शॉल और हीरो के आभूषण पहनी स्त्रियों वाले असवाब खाली कर रहे थे। हम तीसरे खंबे तक पहुंचे भर थे, जो हमारे मिलने की जगह थी, कि एक छोटा काला और फुर्तीला आदमी गाड़ीवान की ड्रेस पहने हमें पुकार उठा। क्या आप लोग मिस मास्टन के साथ आए हैं? उसने पूछा। मैं मिस मास्टन हूँ और ये दोनों सज्जन मेरे दोस्त हैं, उसने कहा। आप मुझे माफ़ करेंगी मिस, उसने एक अंदाज में कहा, पर मुझे आपसे कहना होगा कि आप कसम खाकर कहें कि इन दोनों में से कोई भी पुलिस अफसर नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, उसने जवाब दिया। उसने एक तीखी सीटी बजाई, जिस पर एक लड़का गाड़ी लेकर आया और उसका दरवाज़ा खोल दिया। जिस आदमी ने हमसे बात की थी वो गाड़ीवान की जगह बैठा, जबकि हम लोग अंदर बैठ गए। हमारे बैठते ही गाड़ीवान ने घोड़े को चाबुक मारा और अंधाधुंध भरी सड़कों पर हम तेजी से चल पड़े। स्थिति बड़ी अजीब थी। हम एक अनजान जगह पर थे, किसी अनजान काम को करने जा रहे थे,
फिर भी ये निमंत्रण था या पूरी तरह मखौल था जो कल्पनीय अंदाज था, या फिर हमारे पास काफ़ी वजह थी ये सोचने की कि हमारी इस यात्रा से कोई मजबूत मुद्दे जुड़े हुए हैं। मिस मार्सन का रवैया पहले जैसा ही सदा हुआ था। मैंने उनका मन बहलाने की कोशिश करते हुए अफगानिस्तान के अनुभव सुनाए, पर सच कहूं तो मुझे खुद ही अपनी स्थिति पर उतनी उत्तेजना हो रही थी और अपने गंतव्य के बारे में जानने का इतना कौतूहल था कि मेरी कहानियां बड़ी बेजान सी लग रही थी। आज तक वो कहती हैं कि मैंने कैसे उसके दिल को छूने वाला एक किस्सा सुनाया था कि जैसे एक रात एक बंदूक मेरे तंबू में रात के वक्त घुस आया और कैसे मैंने उसको चीते के बच्चे के जैसे मार डाला था। पहले तो मुझे कुछ अंदाज़ा लग रहा था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, पर जल्द ही तेज़ रफ्तार, कोहरे और लंदन के बारे में सीमित ज्ञान की वजह से मैं दिशा का ज्ञान खो चुका था और कुछ भी समझ नहीं पा रहा था सिवाय इसके कि हम कहीं दूर ही गुजर कर जा रहे हैं। शर्लक होम्स के साथ ऐसा नहीं था और कैब के चौराहों और गलियों से गुजरने पर वो उनके नाम बुदबुदाता जा रहा था। रोचेस्टर रो, वो बोला। अब विंसेंट स्क्वायर। अब हम वॉक्सहॉल ब्रिज रोड से निकल रहे हैं। अब हम शायद सरे साइड की ओर जा रहे हैं। हमें थेम्स नदी की झलक जरूर मिली जिसके विस्तृत शांत पानी में लैंप चमक रहे थे, पर हमारी कैब बढ़ती गई और जल्द ही दूसरी ओर पहुंचकर सड़कों के जाल में उलझ गई। वॉन्ड्सवर्थ रोड, मेरा मित्र बोला। प्रायरी रोड, लार्कहॉर्न लेन, स्कॉलवैक, स्टॉकवेल प्लेस, रॉबर्ट स्ट्रीट, कोल्ड हार्बर लेन। हमारी खोज हमें ज़्यादा फैशनेबल इलाकों में नहीं ले जा रही है। वाकई में हम एक ऐसी जगह पर थे जहाँ का माहौल कई सवाल खड़े कर सकता था। बेजान से ईंटों के मकान की लंबी कतारों में कुछ रंगीन कोनों में खड़े जनता घरों से आ रही थी। उसके बाद दो मंजिले मकानों की बारी आई। हर मकान के आगे एक छोटा सा बगीचा था और फिर नई बनी ईंटों की इमारतों की कतारें। बड़ा शहर अपने दानवीय शिकंजे अपनी सीमा के बाहर भी फैला रहा था। आखिर कैब नई छत वाले तीसरे घर पर रुकी। किसी भी तरफ से घर में कोई नहीं रह रहा था और जहां पर हम रुके वहां बाकी घरों जितना ही अंधेरा डूबा हुआ था। बस उसकी किचन की खिड़की से एक हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन हमारे खटखटाने पर एक हिंदू नौकर ने तुरंत दरवाजा खोला। वो पीली पगड़ी, सफेद ढीले कपड़े और एक पीला पटका पहने हुए था। एक सस्ते उपनगरीय घर के साधारण से दरवाजे पर पूर्व की यह आकृति कुछ असंगत लगी। साहिब आपका इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा, और उसके बोलते ही अंदर के किसी कमरे से एक ऊंची तीखी आवाज आई। इन लोगों को मेरे पास ले आओ खिदमतगार, वो बोली। उनको फौरन मेरे पास लाओ। हम उस भारतीय के पीछे पीछे एक गंदे और अंधेरे से गलियारे में गए जिसमें टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा था और फिर दाईं ओर एक दरवाज़ा था जिसको उसने खोल दिया। पीली रोशनी की चमक हमारे ऊपर पड़ रही थी और इस रोशनी के बीच में ऊंचे माथे वाला आदमी था जिसके चारों तरफ छोटे छोटे लाल वाल थे और एक गंजी चमकती खोपड़ी जो ऐसी लग रही थी मानो फर के पेड़ों में से निकली हुई पहाड़ की चोटी। खड़े खड़े उसने अपने हाथ मले और भाव लगातार बदल रहे थे, कभी मुस्कुराता तो कभी घूरते हुए। एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रहे। प्रकृति ने उसको लटका हुआ होड़ दिया था और बहुत आसानी से आने वाले पीले टेढ़े मेढ़े दांतों की कतार जो वो अपने चेहरे के निचले हिस्से पर बार बार हाथ फेर कर छिपाने की बेकार कोशिश कर रहा था। अपने गंजेपन के बावजूद वो जवान नजर आ रहा था। असलियत ये थी कि अभी अभी उसने 30वां साल पार किया था। हाँ, आपका सेवक मिस मास्टन, वो एक पतली तीखी आवाज में दोहराता जा रहा था। आपका सेवक सज्जनों, कृपा कर मेरे छोटे से घर में आइए। छोटी जगह जरूर है मिस, पर मैंने इसे अपनी पसंद से सजाया है। दक्षिण लंदन के रेगिस्तान में कला का मरुद्यान है। जिस अपार्टमेंट में उसने हमें आने का इनविटेशन दिया था उसे देखकर हम दंग रह गए थे। उस जगह पर ऐसा लग रहा था मानो किसी बढ़िया किस्म के हीरे को पीतल में जड़ दिया गया हो। महंगे से महंगे और बेहतरीन किस्म के पर्दे टंगे हुए थे और कहीं कहीं उनको सरका कर महंगे फ्रेम वाली कोई पेंटिंग या कोई ओरिएंटल फूलदान की झलक दिखाई जा रही थी। कालीन पीले और काले रंग का था, इतना मुलायम और मोटा कि पैर आराम से अंदर धंस जा रहा था, मानो काई में जा रहा हो। चीतों की दो बड़ी बड़ी खालें कालीन पर बिछी हुई थी।
जिससे पूर्वी ऐशो आराम का आभास हो रहा था। ऐसा कोने में चटाई के ऊपर रखे बड़े से हुक्के से भी लगाया जा रहा था। चांदी के कबूतर के आकार वाला लैंप लगभग अदृश्य तार से कमरे के बीच में लटका हुआ था। जलने पर वो एक भीनी खुशबू फैला रहा था। थैडियस शाल्टो, झटके लेते हुए मुस्कुराता हुआ वो छोटा आदमी बोला, ये है मेरा नाम। आप तो बेशक मिस मास्टन ही है। और ये सज्जन, ये मिस्टर शर्लक होम्स हैं। और ये डॉक्टर वॉटसन। ये डॉक्टर है? वो खुशी से बोला, क्या आपके पास आपका स्टेथोस्कोप है? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या आप इतनी मेहरबानी करेंगे? मुझे अपने दिल के मिटलर वॉल पर शक है। एरोवेटिक पर तो भरोसा किया जा सकता है, पर मिट्रल के लिए आपकी राय लेना चाहता हूँ। मैंने उसके दिल की धड़कन सुनी, जैसा कि उसने मुझे करने के लिए कहा था, पर मुझे कुछ भी चिंताजनक नहीं लगा, सिवाय इसके कि वो डर के मारे परेशान था, क्योंकि वो सिर से पैर तक कांप रहा था। ये तो नॉर्मल लग रही है, मैंने कहा। तुमको बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेचैनी के लिए मुझे माफ़ करें मिस मास्टन, उसने कहा। मुझे काफ़ी तकलीफ़ रहती है और उस सॉल्व के लिए मुझे काफ़ी वक्त से शक था। मुझे सुनकर खुशी हुई कि मेरा शक गलत है। अगर आपके पिता दिल पर इतना जोर नहीं देते तो आज वो जिंदा होते। मैं उस आदमी के चेहरे पर चांटा जड़ सकता था। इतने नाजुक मामले को इस हल्के ढंग से कहने पर मुझे उस पर इतना गुस्सा आया। मिस मार्स्टन बैठ गईं और उसका चेहरा होंठों तक सफ़ेद पड़ गया। मैं अपने दिल में जानती थी कि वो मर चुके हैं, उसने कहा। मैं आपको सारी जानकारी दे सकता हूँ, वो बोला, और इससे भी ज़्यादा मैं आपको न्याय दिलवा सकता हूँ, और मैं ऐसा करूँगा भी, ब्रदर बार्थोलोमियो चाहे कुछ भी कहे। मुझे आपके मित्रों की मौजूदगी से भी बहुत अच्छा लगा, जो न सिर्फ आपकी रक्षा कर रहे हैं, पर जो भी मैं आप करने जा रहा हूँ उसके गवाह भी हैं। हम तीनों मिलकर ब्रदर बार्थोलोमुई को कड़ा मुकाबला दे सकते हैं, पर हम बाहरी लोगों को, जैसे पुलिस और अधिकारियों को, बाहर ही रहने देंगे। हम आपस में ही सारी बातें सुलझा लेंगे। ब्रदर बार्थोलोमुई को बेकार के प्रचार से ज़्यादा बुरा कुछ भी नहीं लगेगा। वो एक नीची कुर्सी पर बैठ गया और हमारी तरफ अपनी कमज़ोर पैनियल नीली आंखें झपकाने लगा। मेरी तरफ से, होम्स ने कहा, तुम जो भी कहोगे वो कहीं और नहीं जाएगा। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। ये ठीक है, ये ठीक है, वो बोला। क्या मैं आपको एक गिलास शियांटी पेश कर सकता हूँ मिस मास्टन? मैं और कोई वाइन नहीं रखता। क्या मैं एक फ्लास्क खोलूं? नहीं? फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तंबाकू के धुएं से कोई एतराज़ नहीं होगा। पूर्वी तंबाकू की भीनी खुशबू से? मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ और मुझे मेरा हुक्का बहुत शांत कर देता है। उसने बड़े बर्तन में एक मोमबत्ती जलाई और गुलाब जल से धुएं के बुलबुले उठने लगे। हम तीनों आधे गोलाकार तरीके से बैठ गए, ठोड़ी हाथों में लिए और सिर आगे की तरफ झुके हुए, और वो विचित्र गंजी चमकती खोपड़ी वाला आदमी बीच में कश लेने लगा। जब पहले मैंने आपसे कांटेक्ट करने का फैसला किया, उसने कहा, मैं अपना पता दे सकता था, पर मुझे डर लगा कि आप मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपने साथ अनचाहे लोगों को ले आएंगे। इसलिए मैंने ये ढिठाई की कि आपसे मुलाकात तय करते वक्त ये ध्यान रखा कि मेरा ही आदमी विलियम्स आप लोगों को पहले से देख सके। मुझे उसकी समझ पर पूरा भरोसा है और उसको आज्ञा दी कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो तो इस मामले को आगे ना बढ़ाए। इस सावधानी के लिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे, पर मेरी पसंद बड़ी सीमित है और पुलिस वालों से ज़्यादा बुरा मुझे कोई नहीं लगता। ज़ोर ज़बरदस्ती से भी मैं दूर ही रहना चाहता हूँ। मैं बेकाबू भीड़ के कांटेक्ट में कभी नहीं आता। जैसा आप देख सकते हैं, मैं सलीके और सफाई के माहौल में रहता हूँ। मैं अपने को कला का पुजारी मानता हूँ। ये मेरी कमज़ोरी है। ये सारी पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं सारी असली हैं। मुझे मॉडर्न फ्रेंच स्कूल में दिलचस्पी है। मिस्टर शाल्टो, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मिस मास्टन बोली, पर आपके कहने पर मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि जान सकूँ कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। अब बहुत देर हो रही है और मैं चाहती हूँ कि हमारी मुलाकात जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी हो। जल्दी करने पर भी थोड़ा वक्त लग ही जाएगा, उसने जवाब दिया, क्योंकि हमें ब्रदर बार्थोलोमियो से मिलने नॉरवुड तो ज़रूर जाना पड़ेगा। वहाँ पहुँचकर हम सभी कोशिश करेंगे कि ब्रदर बार्थोलोमियो पर हावी हो जाएं।
वो मुझसे नाराज़ हैं कि मैंने वो किया जो मुझे ठीक लगा। पिछली रात हमारे बीच काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी। आप सोच भी नहीं सकते कि वो गुस्से में कितना भयंकर लगता है। अगर हमें नॉर्वुड जाना है तो बेहतर होगा कि हम फौरन निकल पड़ें, मैंने कहा। वो तब तक हंसता रहा जब तक कि उसके कान लाल नहीं पड़ गए। ऐसा नहीं हो सकता, वो बोला। मैं नहीं जानता कि वो क्या कहेगा अगर हम इस तरह अचानक उसके पास पहुंच जाते हैं। नहीं, पहले मुझे आपको तैयार करना होगा कि हमारा एक दूसरे से क्या रिश्ता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में कई बातें ऐसी हैं जिनसे मैं भी अनजान हूं। मैं आपके सामने सारी बातें रखता हूं जो मैं जानता हूं। अब तक आप लोगों को जैसा अंदाज़ा लग चुका होगा, मेरे पिता इंडियन सेना के मेजर जॉन चेल्टो थे। वो करीब 11 साल पहले रिटायर हुए और अपर नॉरवुड के पौंडीचेरी लॉज में रहने लगे। उन्होंने इंडिया में तरक्की की थी और वापस आने पर अपने साथ काफ़ी पैसा लाए थे। काफ़ी महंगी कलाकृतियाँ और देसी नौकरों की पलटन भी। इन साधनों से उन्होंने अपने लिए घर खरीदा और वो ऐशो आराम से रहने लगे। उनकी संतान में मेरा जुड़वा भाई बार्थोलोम्यो और मैं ही थे। कैप्टन मार्स्टन के गायब होने पर उठी सनसनी मुझे अच्छी तरह याद है। हमने अखबारों में इसके बारे में पढ़ा था और ये जानते हुए कि वो हमारे पिता के अच्छे दोस्त थे, हमने उनके सामने ही इस पूरे मामले की खुले दिल से चर्चा की। हम जब अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते कि क्या हुआ होगा, तो वो भी हमारी बातचीत में शामिल होते। एक पल के लिए भी हमें शक नहीं हुआ कि सारा राज उन्हीं के दिल में छुपा हुआ है और ये कि सभी लोगों में वही आर्थर मार्स्टन की गति के बारे में भी जानते थे। पर हम ये जानते हैं कि कोई राज, कोई खतरा हमारे पिता पर मंडरा रहा है। वो अकेले बाहर जाने से बहुत डरते थे और पौंडीचेरी लॉज में हमेशा 2 लड़ाकुओं को रखते थे जो गार्ड थे। विलियम्स, जो आज रात तुम्हारा ड्राइवर था, उनमें से एक है। वो कभी इंग्लैंड का लाइटवेट चैंपियन था। हमारे पिता हमें कभी नहीं बताते थे कि उन्हें किस बात का डर है, पर लकड़ी के पैरों वाले आदमियों से उन्हें सख्त नफरत थी। एक बार तो उन्होंने अपनी रिवॉल्वर लकड़ी के पैरों वाले एक आदमी पर दाग दी जो ऑर्डर लेता हुआ एक व्यापारी था। हमें यह मामला दबाने के लिए काफ़ी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी थी। मेरा भाई और मैं सोचते थे कि हमारे पिता की कोई सनक है, पर उसके बाद घटी घटनाओं के बाद हमें अपनी धारणा बदलनी पड़ी। 1882 के शुरू में मेरे पिता को इंडिया से एक लेटर मिला जिससे उनको बड़ा धक्का लगा। नाश्ते की मेज़ पर उस लेटर को खोलते वक्त वो लगभग बेहोश हो ही गए थे और उसके बाद उनकी बीमारी उनकी मौत की तरफ बढ़ती चली गई। हम कभी नहीं जान पाए कि उस लेटर में क्या था, पर जब वो उनके हाथ में था, मैं देख रहा था कि लेटर छोटा था और लिखावट भी इतनी साफ नहीं थी। पर अब उनकी हालत तेज़ी से गिरती जा रही थी और अप्रैल के अंत तक हमको बता दिया गया कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और अब वो हमसे अपना आखिरी कांटेक्ट करना चाहते हैं। जब हम उनके कमरे में घुसे, वो तकियों के सहारे बैठे थे और गहरी सांसें भर रहे थे। उन्होंने हमसे दरवाज़ा बंद करके पलंग की तरफ आने को कहा। फिर हमारे हाथ पकड़कर उन्होंने हमसे एक बहुत बड़ी बात कही, एक ऐसी आवाज़ में जो जितनी भावुकता की वजह से टूटी थी उतनी ही दर्द की वजह से भी। मैं उन्हीं के शब्दों में वो बात कहने की कोशिश करूँगा। सिर्फ एक चीज़ है, वो बोले, जो इस वक्त मेरे मन पर बोझ बनी हुई है। वो है बेचारे मास्टर की अनाथ बेटी के लिए मेरा रवैया। जिंदगी भर वो लालच जो मेरा सबसे बड़ा पाप रहा है, उसको उस खजाने से वंचित किए रहा जिसका कम से कम आधा हिस्सा तो उसका होना चाहिए था। फिर मैंने खुद भी उस खजाने का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि लालच इतना ही अंधा और बेवकूफ़ होता है। उस खजाने का मालिक बनकर ही मुझे इतनी खुशी मिली कि मुझे किसी और से उसको बांटना गवारा नहीं रहा। कुनैन की शीशी के पास रखी मोतियों से जड़ी उस माला को देख रहे हो? मैं उससे भी जुदा होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हालांकि मैंने इसे इसी इरादे से बाहर निकाला था कि उसको भेज दूंगा, पर बेटो, तुम लोग उसे आगरा के खजाने का उसका हिस्सा दे देना, पर उसके पास कुछ मत भेजना, ये हार भी नहीं जब तक मेरी मौत ना हो जाए। भाई, कई बार लोगों से इससे भी बुरी हालत हो जाती है, पर वो ठीक हो जाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ मास्टन कैसे मरा, वो बोले। सालों से वो कमज़ोर दिल से परेशान था, पर यह बात उसने हम सब से छुपा रखी थी। सिर्फ मैं ही जानता था। जब हम दोनों इंडिया में थे
तो कुछ हैरानजनक सिचुएशन में हमें काफ़ी सारा धन हाथ लग गया। मैं उसे इंग्लैंड ले आया और जिस रात मास्टर इंग्लैंड आया उसी रात वो सीधे मेरे पास आकर अपना हिस्सा मांगने लगा। वो स्टेशन से पैदल आया, उसको मेरा वफादार नौकर लाल चौधर अंदर लेकर आया जो अब मर चुका है। धन के बंटवारे को लेकर हमारे बीच झड़प हो गई और एक दूसरे पर गर्म होते रहे। गुस्से के जोर में मास्टर अपनी कुर्सी से लपक कर उठ खड़ा हुआ कि अचानक उसने अपनी बाह पर हाथ रखा। उसका चेहरा सफ़ेद सा पड़ गया और वो पीछे की तरफ गिर गया, जिससे खजाने के बक्स से उसका सिर टकरा गया और फट गया। जब मैं उस पर झुका तो मैंने देखा कि वो मर चुका है। काफ़ी वक्त तक मैं आधा पागल सा बैठा ये सोचता रहा कि अब क्या करना चाहिए। मैंने पहले सोचा कि मैं मदद के लिए किसी को आवाज़ दूं, पर मैं ये समझ रहा था कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस मर्डर का जिम्मेदार मैं हूं। लड़ाई के दौरान उसकी मौत और उसके माथे का जख्म मेरे खिलाफ ही जाते, फिर कोई भी आधिकारिक जांच पड़ताल दौलत के जिक्र के बिना नहीं की जा सकती थी, जिसे मैं राज रखना चाहता था। उसने मुझसे कहा था कि दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं है कि वो कहाँ है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं दिखाई पड़ रही थी कि किसी को भी इस बात का पता चले। मैं इस मामले पर गौर कर ही रहा था कि ऊपर देखने पर मैंने अपने नौकर लाल चौधर को दरवाजे पर खड़ा देखा। वो चुपचाप अंदर आया और पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। डरिए मत साहब, वो बोला, किसी को पता चलने की ज़रूरत नहीं है कि आपने उसे मार डाला। हम इसको छुपा देते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने इसको नहीं मारा, मैंने कहा। लाल चौधर ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैंने सब सुन लिया है साहब, उसने कहा। मैंने आपको लड़ते सुना था और थप्पड़ की आवाज़ भी सुनी थी, पर मेरे होठों पर ताला लगा है। घर में सभी सो रहे हैं, चलिए मिलकर इसे ठिकाने लगा दें। उसके इतना कहने पर मैंने फैसला कर लिया, अगर मेरा खुद का नौकर नहीं मान रहा कि मैं निर्दोष हूं, तो मैं अदालत के 12 बेवकूफ़ों को कैसे मना पाऊंगा। उस रात लाल चौधर और मैंने लाश को ठिकाने लगा दिया और कुछ ही दिनों में लंदन के अखबार मास्टन की रहस्यमय गुमशुदगी की खबर से भरे हुए थे। तुम लोग मेरी बात से देख सकते हो कि मुझे इस मामले के लिए बिल्कुल भी दोष नहीं दिया जा सकता। मेरी गलती यही है कि हमने ना सिर्फ लाश छुपाई बल्कि दौलत भी, और मैंने मास्टन के हिस्से पर भी कब्जा किया हुआ था। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसका प्रायश्चित करो। अपने कान मेरे मुंह के ऊपर रखो, खजाना छुपा है। इस पल उनके चेहरे के भाव बड़े भयानक हो गए। उनकी आंखें वहशीपन से ताकने लगीं, उनका मुंह लटक गया और वो ऐसी आवाज़ में चिल्लाए जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसको बाहर रखो, उसको बाहर ही रखो। हमने मुड़कर अपने पीछे वाली खिड़की पर देखा, जिस तरफ उनकी नज़र टिकी हुई थी। अंधेरे में से एक चेहरा हम लोगों को अंदर देख रहा था। कांच से दबकर उसकी नाक सफ़ेद पड़ रही थी। इस चेहरे पर दाढ़ी और बाल थे और आंखों में वहशीपन और क्रूरता थी। मेरा भाई और मैं खिड़की की ओर लपके, पर वो आदमी जा चुका था। जब हम अपने पिता के पास लौटे, उनका सिर लटक गया था और उनकी नब्ज रुक चुकी थी। उस रात हमने बगीचे में तलाश की, पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। बस खिड़की के नीचे फूलों की क्यारी में एक पैर का निशान था। उस निशान के बिना हम ये सोचने को मजबूर हो जाते कि वो वहशियाना चेहरा हमारी कल्पना की उपज था। पर जल्द ही हमको दूसरा सबूत मिल गया कि हमारे चारों ओर गुप्त एजेंसियां काम कर रही थी। हमारे पिता के कमरे की खिड़की सुबह खुली मिली, उनकी अलमारियां और बक्से खोले गए थे और उनकी छाती पर एक फटा हुआ कागज़ का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर साइन ऑफ 4 लिखा था। इन शब्दों का क्या मतलब था? ये हमारा रहस्यमय मेहमान कौन था? हम नहीं जान पाए। जहाँ तक हम समझ पा रहे थे, हमारे पिता का कुछ भी सामान चुराया नहीं गया था। हालांकि सब कुछ लूटपोट था। मेरे भाई और मैंने स्वाभाविक था इस घटना को उस डर से जोड़ा जो मेरे पिता को जिंदगी भर सताता रहा, पर वो हमारे लिए अब भी राज बना हुआ है। छोटा आदमी अपना हुक्का सुलगाने के लिए रुका और कुछ वक्त तक सोचता हुआ कश खींचता रहा। हम सब इस अद्भुत कहानी में खोए हुए बैठे उसे सुनते रहे। अपने पिता की मौत के बारे में सुनकर मिस मास्टन सफ़ेद पड़ गई थीं और कुछ वक्त मुझे लगा कि वो बेहोश होने वाली हैं, पर एक गिलास पानी पीने के बाद
वो कुछ संभली जो मैंने उसको साइड टेबल पर रखे जग से दिया था। शर्लॉक होम्स खोया खोया भाव लेकर कुर्सी पर पसर गया और उसकी चमकती आंखों पर पलकें मुंदी हुई थीं। जब मैंने उसे देखा, मैं ये सोचने पर मजबूर था कि कैसे उसी दिन उसने जिंदगी की नीरसता का अनुभव किया था। कम से कम यहाँ एक ऐसी उलझन थी जो पूरी तरह उसको अपने में उलझाए रखेगी। मिस्टर थेडियस शाल्टो ने बारी बारी से हम सबको देखा। अपनी कहानी से हम पर पड़े प्रभाव से साफ तौर पर घमंड महसूस कर रहे थे और अपने बड़े से पाइप से कश खींचते हुए फिर से बताने लगे। मेरा भाई और मैं, वो बोला, आप लोग समझ सकते हैं, पिता द्वारा बताए गए खजाने के लिए बड़े उत्साहित थे। हफ्तों और महीनों तक हम खोदते रहे और बगीचे के हर हिस्से में ढूंढा, पर खजाना नहीं मिला। ये बात हमें पागल कर रही थी कि जिस वक्त वो मरे, खजाने के ठिकाने की बात उनके होंठों पर थी। छुपे हुए खजाने की चकाचौंध का अंदाज हमें उस माला से मिल चुका था जो हमने निकाली थी। इस माला पर मेरे भाई बार्थोलोमेओ और मेरे बीच बहस बिछड़ी थी। मोती साफ तौर पर बेशकीमती थे और वो उनसे जुदा नहीं होना चाहता था, क्योंकि दोस्त मानकर आपको बताऊं तो मेरा भाई भी अपने पिता की तरह लालची है। उसने ये भी सोचा कि अगर हमने माला दे दी तो इससे बातें बनेंगी और आखिर में हम परेशानी में फंस जाएंगे। बड़ी कोशिशों के बाद ही मैंने उसे मनाया कि मैं मिस मार्स्टन का पता ढूंढकर उसको वक्त वक्त पर एक एक मोती भेजता रहूं, ताकि कम से कम वो अपने आप को बेसहारा ना महसूस करे। ये तो बड़ा अच्छा ख्याल था, मेरे दोस्त ने कहा। तुमने बहुत अच्छा काम किया। छोटे आदमी ने इनकार में अपना हाथ हिलाया। हम तो आपकी ही धरोहर संभाल रहे हैं, वो बोला। मैं तो यही सोचता हूँ, पर ब्रदर बार्थोलोमियो मेरे ख्यालों से सहमत नहीं है। हमारे खुद के पास काफ़ी पैसा है। मुझे और पैसे की इच्छा नहीं थी। इसके अलावा एक युवती से इतने गलत तरीके से बर्ताव करना कितनी बुरी बात होती। इस मामले पर हमारे मतभेद इतने बढ़ गए कि मैंने सोचा कि मैं अलग रहने लगूं। इसलिए पौंडीचेरी लॉज छोड़कर मैं अपने बूढ़े खिदमतगार और विलियम्स को लेकर यहाँ आ गया। पर कल मैंने सुना कि बहुत इम्पोर्टेंट घटना घटी। तो आगे की कहानी में क्या हुआ, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।